Hello everyone, my name is Rahul Mahashya. I'm pursuing in PhD from ISC Bangalore. I have done my BSc from Delhi University, Dindal Upadhyay College. तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जीओसी। इसमें क्या है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास एक्चुअली क्या है कि जो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये सारी इसके अंदर पूरी में ही हमारे को क्या है कि जीओसी अप्लाई होती है हमारे पास, ठीक है। तो जीओसी में क्या आता है, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट्स आती हैं, इफेक्ट्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। बट आज हम इतना ज़्यादा एक साथ इस टॉपिक में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आज हम मेन चीज़ें कि ऑर्गेनिक की जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, क्या है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आपको इफेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं और कैसे वो काम करते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द रिएक्शंस। कि हम बोलते हैं कोई भी स्पीसीज है हमारे पास, कोई स्पीसीज है ए, कोई स्पीसीज है इसने रिएक्शन की बी के साथ और ये हमारे को बन जाता है सी मिलता है। सी प्लस डी कुछ भी मिल जाते हैं यहाँ पे, फाइन। सी प्लस डी में हमारे को आगे भी जाके कुछ भी यहाँ पे आगे मिल सकता है। तो जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन दोनों ने रिएक्शंस क्यों करी, तो इसके पीछे बच्चे बोलते हैं कि रीज़न होता है स्टेबिलिटी। ठीक है, अच्छी बात है, स्टेबिलिटी। अरे कोई भी चीज़ हो रही है उसके पीछे बना रीज़न है कि स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी कैसे, स्टेबिलिटी किस तरह की स्टेबिलिटी, क्या पहले वो स्टेबल नहीं थे? अब कुछ बच्चों को होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दिस इज अ क्लासिक डेफिनेशन, इसको हम अब इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, बट दे आर क्वाइट स्टेबल, फाइन। तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली में जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो समझाना चाह रहा हूँ, इसमें क्या होता है हमारे पास कि जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, एसिड बेस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, या फिर आपकी एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है, कोई भी तरह की आपकी रिएक्शन आप ले लो, किसी भी तरह की आप रिएक्शन ले लो, उस सब के पीछे जो एक रीज़न होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीज़न होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सारी बात जितनी भी अभी तक की हमारी केमिस्ट्री में जो रिएक्शन हो रही है उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही रीज़न होते हैं इस चीज़ के लिए, रिएक्शन के लिए। यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन कितने % हो रही है, कोई रिएक्शन वो मतलब इस डायरेक्शन में क्यों हो रही है, वो रिवर्स क्यों नहीं हो रही, फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रही, सारी की सारी बातें कहानी घूम फिर के एट द एंड इलेक्ट्रॉन्स पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस इफेक्ट को बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, मेरा ई इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं ई से डिनोट करता हूँ और उसका साइन दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ ई डी डी, ई डी डी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस बोलते हैं इसको। यहाँ पे डी टेंस टू डेंसिटी एंड दिस डी टेंस टू डिफरेंस। थोड़ी राइटिंग थोड़ी ऐसे, ये क्या है कि इसमें, बट यू हैव टू मैनेज दैट। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कि जितना ज़्यादा किन्हीं दो स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस होगा, उनके बीच में उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगे। इसको एग्जांपल को हम रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। रिच मैन के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं काम करने के लिए, तो यहाँ पे मनी का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो स्पीसीज में, उनके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि मैक्सिमम रिएक्शन हमें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम करने के लिए ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्वांटम इसको बोलेंगे हम। तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा, इसके पीछे का एक्चुअली रीज़न होता है वो sp2 ऑर्बिटल्स में डायरेक्शन नेचर लाने के लिए होता है, वो सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमें क्या है, मतलब कि जो हमें एक्चुअली पता लगा कि अच्छा इसलिए हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पर मेन फैक्टर हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस। वहाँ पर भी यही रहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस को बराबर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए क्या होती है, हमारे पास रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हमारे पास दो तरह की होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दो तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। पहले यहाँ पे कौन से स्पीसीज होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन
रिच स्पीसीज होंगे, और इस साइड हमारे पास कौन से स्पीसीज होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब जितने भी केमिकल स्पीसीज हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूट्रल, ऐसा नहीं कि हम चार स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज है कि नहीं है वो डजंट मैटर, फाइन। तो अब मैं यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी अभी हमारे काम के हैं, यूज़ होंगे, जैसे बहुत सारे हैं, आपको जब आप हम ऑर्गेनिक को रिवाइज करते रहेंगे, साथ साथ करते रहेंगे, तो हमें पता चलता रहेगा कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और हमें खुद ही देखने को मिल जाएगा कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इनमें किस टाइप की रिएक्शन होती है। आगे इन्हीं यही डिफाइन करते हैं कि आगे टाइप ऑफ रिएक्शन भी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल को मैंने NU इलेक्ट्रॉन से दिखाया, जिसको न्यूक्लियस लविंग बोलते हैं। न्यूक्लियस लविंग क्यों बोलते हैं, जो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये न्यूक्लियस पे जाएगा, न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, फाइन। ठीक है, इसके अंदर और क्या आएंगे, हमारे पास बेस आते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, बेस एंड यहाँ पे लुईस बेस। बेस और लुईस बेस में डिफरेंस आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम एसिड बेस पहले में आपको बताएंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, बेस, लुईस बेस। आपके यहाँ पे जो एल्कीन्स होती हैं, कोई भी एल्कीन ले लो, ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक पर्टिकुलर एल्कीन, कोई भी एल्कीन ले सकते हैं यहाँ पे, इंटरनल टर्मिनल कोई भी, ठीक है। और हमारे पास एल्काइंस भी इलेक्ट्रॉन रिच में ही आती हैं, और बेंजीन, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं लिगेंड, लिगेंड्स, ये भी किस में आते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में आते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। तो मतलब इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, हम इनको रखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, एग्जांपल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल्स की बात करूँ, तो एग्जांपल में क्या है हमारे पास, एग्जांपल में अमोनिया, OH नेगेटिव, फाइन। और मतलब यहाँ पे कुछ भी मैंने कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दिखा दिया, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी दिखा दिया आपको यहाँ पे अमोनिया, ठीक है। किसी भी कार्बन के ऊपर अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया है, किसी भी कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरी में आएगा, बिकॉज उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी किस में आएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच की स्पीसीज में आएगा, ठीक है, कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं यहाँ पे उसकी SH नेगेटिव ले लूँ, किसी का भी मैं कॉन्जुगेट बेस ले लूँ, वाटर का ले लूँ, उसका सल्फर का ले लूँ, PH3 का, किसी का भी ले लूँ, सब किस में आएंगे, मेरे पास बहुत सारे स्पीसीज हैं, पूरा बॉल बढ़ जाएगा लिखता रहूँगा तो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में आएंगे, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं मेरे पास, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में सिंपल, जैसे इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल है पहले, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज कौन होगा, जब खुद क्या होगा, खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसी को तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, फाइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ और कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हमारे पास, एसिड्स, जितने भी एसिड होते हैं वो भी सब के सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में आते हैं, अभी बताएंगे कैसे आते हैं। तो आप इसको हार्ड बेस एसिड बेस में भी जाके पढ़ सकते हैं। और लुईस एसिड्स भी हमारे किस में आते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपना डेफिशिएंट स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। ये लुईस एसिड है, L और LP, दिस इज द लुईस बेस एंड दिस इज द लुईस एसिड, ठीक है। और इसमें क्या है, हमारे पास कोई कार्बोकटायन है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक GOC घूमती रहती है, कार्बोकटायन, ये भी हमारे किस में आते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं ऐसे कंपाउंड्स, कि अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, लुईस एसिड का एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल ले लो, BCl3, फाइन। और कार्बोकटायन के ऊपर कहीं पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है, तो वो भी कैसे एक्ट करेगा, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही एक्ट करेगा, ये हम SN1 SN2 में पढ़ेंगे आराम से। तो मतलब ये मैंने कुछ 2-4 एग्जांपल लिख के दिखाए आपको, इलेक्ट्रॉन रिच कैटेगरीज में कौन कौन से स्पीसीज आते हैं, एग्जांपल्स दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन रिच बना के दिखाए, एल्कीन्स वगैरह मैंने यहाँ पे बना के दिखाए आपको। इसको मैं थोड़ा अच्छी सी एल्कीन बना देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये एल्कीन है मेरे पास, तो यहाँ पर ऐसे वाला
यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगाओ, कोई भी आर ग्रुप हो, हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो, उससे कन्वर्ट में, तो ये मेरे पास एल्कीन भी केसेस में आती है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में आती है। तो मैं यहाँ पे एल्कीन भी लिख सकता हूँ, एल्काइन भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, जो अभी आपको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से। अब यहाँ से क्या होता है हमारे पास कि ये दो चीज़ें हमने डिफाइन करी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिएक्शंस के लिए, क्योंकि यही रीज़न है, जहाँ पर आपको एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल दिख जाएगा, जहाँ पर आपको एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल दिख जाएगा, वहाँ पर आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगी, जो क्या हो रही है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों कंबाइन हो जाएंगे और हमारे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी और बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम थोड़ा नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हमें पता चल रहा है कि अभी तक हमें ये लगा कि अच्छा जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में दो स्पीसीज के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा, उतनी ज़्यादा उनके बीच में क्या होगी, रिएक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है और कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, हमारे को रिएक्शन देगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम SN1 की बात करते हैं, देखो SN1 की बात करते हैं, यहाँ पे कोई X होता है हेलोजन, यहाँ पे क्लोरीन ले लो एक बार के लिए, क्लोरीन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की बात करूँ, और यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्या डाल देता हूँ, NaOH डाल देता हूँ, अब यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये यहाँ पे Cl लीव हो जाएगा, यहाँ पे NaCl, और हमें देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे OH। तो मतलब जो पीछे का जो रीज़न है वो यही है, इसके पीछे का रीज़न क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है हमारे पास, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और यहाँ पे क्या हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से समझाया इसको अच्छे से। ठीक है, ओके, तो इसको अपने रफली आइडिया मिल जाएगा, तो इसको उतार लो, देख लो, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अच्छा ये होगी इतनी बात। अब इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि कभी कभी हमें क्या मिलता है, देखिए कभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी, बी प्लस सी प्लस डी, ए बी ने रिएक्ट किया और सी और डी हमें देखने को मिला। तो हम किसी के आगे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मेजर, यहाँ लिख देते हैं इसको माइनर, ऐसे एग्जाम्पल है। ऐसे आपने देखने को बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको ऑर्गेनिक में, मेजर और माइनर वाले एग्जाम्पल देखने को बहुत सारे मिलेंगे आपको। फाइन, तो अब जब हम ये सब लिख देते हैं, तो क्यों मेजर है, क्यों माइनर है, ठीक है, हम बोलते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो यानी कि यहाँ पे बात आती है स्टेबिलिटी की। एक्चुअली में इसका रीजन होता है कि फ्री एनर्जी से भी हम दे सकते हैं, वो थोड़ा बाद में समझा देंगे कि मेजर और माइनर है। तो ये मेजर और माइनर में कि ये मेजर है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये माइनर है तो कम स्टेबल है, ऐसा बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आती है हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर आता है निकल के, हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एक स्टेबिलिटी फैक्टर। तो ऑर्गेनिक में क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर। ऑर्गेनिक में क्या है हमारे पास कि कोई चीज़ किसी से ज़्यादा स्टेबल है, कोई चीज़ किसी से कम स्टेबल है। इसको डिफाइन करने के लिए ऑर्गेनिक के पास टूल हैं अपने, जिनको 5 टूल है ऑर्गेनिक के पास कि कोई चीज़ कितनी स्टेबल है और कोई चीज़ कितनी लेस स्टेबल है। उसको बताने के लिए ऑर्गेनिक के पास क्या है, 5 टूल है हमारे पास, जिनको हम बोला जाता है इफेक्ट्स बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर और इफेक्ट्स बोला जाता है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसे मैंने पहला इफेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, पहला जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, फाइन, जिसको हम किससे दिखाते हैं, प्लस आई माइनस आई। अभी सारे इफेक्ट्स यही बताएंगे हम आपको। दूसरा वाला आता है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, फाइन। तीसरा यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा वो आएगा हमारे पास मेसोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं, मेसोमेरिक या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दिख रहा है, ओके। मेसोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक, जिसको हम डिनोट करते हैं इसको प्लस एम और माइनस एम,
या फिर प्लस ई और माइनस ई से इसको डिनोट किया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको दिखाया जाता है किससे, प्लस आर माइनस आर से। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास एरोमेटिसिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे इफेक्ट हैं, अब ये कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं ये सारे इफेक्ट, इनको थोड़ा देखते हैं, डिस्कस करके चलते हैं कैसे कैसे इनको डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, कोई रिएक्शन हो रही थी, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, ए प्लस बी ने सी और डी दे रहे थे हमें, और वो जो सी और डी हमें मिल रहा था, एक मेजर मिल रहा था, एक माइनर मिल रहा था। मैं बोल रहा था दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, दैट्स व्हाई। अब बात करें मैंने स्टेबिलिटी फैक्टर को, ये डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम बच्चों को समझ में नहीं आते कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगाना है, वो कहाँ लगाना है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है सबके लिए। अगर आपको ये इफेक्ट्स अप्लाई करने आ गए और आपको पता लग गया एक्चुअली में इफेक्ट होते क्या हैं, तो आपको कभी भी, क्योंकि देखो एसिड बेस भी बताते हैं तो वो भी इन इफेक्ट से हम बताएंगे कि ये दिस इज मोर एसिडिक बिकॉज इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल बताने के लिए हमें फिर से ये स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ने पड़ेंगे। दिस इज मोर बेसिक बिकॉज इसका कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है, फिर यही फैक्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले इन इफेक्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम इन इफेक्ट्स के बारे में अच्छे से जानते होंगे तो हम कहीं भी इनको अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा कितना स्टेबल है और कितना कोई लेस स्टेबल है दूसरे कंपेरिजन, ठीक है। तो इनको भी स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहला ही फैक्ट डिस्कस करके चलता हूँ आपके साथ इस साइड में, इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए मैं थोड़ा सा ऐसा है कि इंडक्टिव इफेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन, क्योंकि इसको अगर मैं क्वांटिमली थर्मोडायनेमिकली बोलूँगा तो क्या अलग अलग डेफिनेशन निकल के आती है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि जो आपकी ऑर्गेनिक में काम आनी है, जो हमें अप्लाई करना है, जैसे इसको क्वेश्चन में हम वैसा करेंगे और एक दो क्वेश्चन इससे करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहला हमारा जो इफेक्ट है यहाँ पे वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? मैं सिंपल सी जो लाइन लिखूंगा उस लाइन का मतलब ये है कि यही इसकी डेफिनेशन है और यही इसका काम है। मैं एक ही टू द पॉइंट बना के लिखूंगा और ये आपको सारी जगह नीट, पीएमटी, जेईई मेंस, जैम, नेट, जेआरएफ हर जगह आपको वो काम है और वैसे ही अप्लाई करें। पहला इसके बारे में जो पॉइंट है वो क्या है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, कि ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट होता है, जस्ट पुश पुल इफेक्ट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन पुश और पुल इफेक्ट बोलते हैं इसको। भी कैसे काम करता है ये बताते हैं आपको। इफेक्ट थोड़ी सी राइटिंग मेरे को पता है कितनी बुरी है, आई नो वेरी वेल, बट दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये क्या है मतलब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पुश पुल इफेक्ट होता है, ठीक है। वाया सिग्मा बॉन्ड, वाया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके थ्रू ये या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन को लेता है। देता लेता क्या है, पुश या पुल करता है, सिंपल। और इसके बारे में कोई डेफिनेशन। दूसरी एक इसके बारे में पॉइंट यहाँ लिखवा देता हूँ मैं, जैसे डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये आगे काम आएगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे ये दूर जाता रहेगा इसके इफेक्ट कम होता रहेगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब देखो मैंने क्या बताया सिग्मा के ऊपर। फॉर एग्जांपल क्या है यहाँ पे, कोई एक स्पीसीज है मेरे पास, हाँ चलिए यहाँ पर कर दीजिए, आप इसको पॉजिटिव कर दो, यहाँ पर कर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कर दो हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इन्हीं के डिफाइन, जब हम स्टेबिलिटी फैक्टर्स पढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी फैक्टर्स में कुछ ग्रुप्स बनते हैं, जो ग्रुप्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और किसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अभी वो मैंने इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप में आपको तब बताऊं जब मैं आपको सारे इफेक्ट समझाता हूँ, क्योंकि कुछ ग्रुप्स क्या होंगे प्लस आई माइनस आई शो करेंगे, प्लस आई माइनस आई शो करेंगे, ऐसे ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं। तो वो भी हम अभी बता देते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे ग्रुप लिख दूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप। तो अभी ये एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा होता है CH3, या फिर इसको हम R ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको हम R से भी डिनोट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, इसको हम R ग्रुप भी बोल सकते हैं। ये जो मेरा इफेक्ट, ये कैसा इफेक्ट शो करता है, ये इफेक्ट शो करता है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो
प्लस आई का मतलब क्या है कि इस इफेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को देना, किसको, इस कार्बन को, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, ठीक है। अब बच्चों को पता ही था ये बात, तो मैंने कुछ नई बात बताई नहीं इसमें कि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस इफेक्ट कर रहा है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं क्या है। लेकिन इसके पीछे का रीजन देखो, इसके पीछे की केमिस्ट्री समझो कि ऐसा क्या हुआ कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन देने शुरू कर दिए। देखो क्या है कि हम छोटी क्लास में पढ़ते थे 9th-10th में कि ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बने हुए, तो हम क्या पढ़ते थे कि जैसे मेरे पास एक O नेगेटिव है और एक मेरे पास O है, या फिर हम पढ़ते थे एक Na और एक पढ़ते थे हम Na पॉजिटिव। इनके अंदर हम साइज वेरिएशन पढ़ते थे कि Na का साइज बड़ा होता है कि Na पॉजिटिव का साइज बड़ा होता है, O नेगेटिव का बड़ा होता है कि O का बड़ा होता है। हम ऐसे इनको साइज वेरिएशन के क्वेश्चन आते थे। तो हमें पता है कि जब किसी भी एलिमेंट से, किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया जाता है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को और टाइटली बाइंड करता है, जिससे उसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्या होता है, साइज छोटा, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे उसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। और जिस एटम का साइज क्या हो जाए, छोटा हो जाए, वो क्या बढ़ जाती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इस कार्बन के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। और जब इसका साइज छोटा हो गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो जो इस बॉन्ड के अंदर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, ये वाला कार्बन की ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। तो इस वजह से इस ग्रुप का इफेक्ट नहीं है एक्चुअली में, ये ग्रुप जब इसका लगा होता है किसी भी कार्बन के साथ, तो उसको अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करना शुरू कर देता है। हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं। एक्चुअली में होता क्या है इसमें, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और ये क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे हेलोजन लगा दूँ, क्या लगा दूँ, कोई हेलोजन लगा दूँ, कोई फ्लोरीन वगैरह लगा दूँ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींचने देगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो वो कैसे शो करेगा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। वो कैसा इफेक्ट शो करेगा, इसलिए माइनस आई। अब देखो, अब जब ये पॉजिटिव चार्ज था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 1 2 2 2 6, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल क्या हो गया, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गए। तो जब ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया तो यानी कि क्या है, अनस्टेबल है। तो अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से ले रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो यानी कि हम क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर जितने ज़्यादा आर ग्रुप लगे होंगे, जैसे मैं 1 डिग्री कार्बोक्राइन, जब मैं आपको कार्बोक्राइन की जीओसी पढ़ाऊंगा, जब हम करेंगे तब आपको बताऊंगा मैं पूरे अच्छे से डिटेल में कि क्या होता है। ये 1 डिग्री है, क्या है ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोक्राइन है, क्योंकि जो कार्बन डाइट कितने कार्बन से अटैच है, दिस इज अल्फा कार्बन फॉर दिस, तो वो क्या हो जाएगा उसमें 1 डिग्री, वहाँ तो कोई कार्बन ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर आर ग्रुप ले लूँ, यहाँ पर भी आर ग्रुप ले लूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बस 2 डिग्री कार्बोक्राइन। अब ये देखो यहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो यानी कि ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे, ठीक है। ऐसे 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ में आया, प्लस आई इफेक्ट कैसे हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट कैसे काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस डिपेंडेंट वाला मैं ऑर्थोकरेक्टिंग ग्रुप में आपको बताएंगे। यहाँ तक ये था इसका रीजन, ठीक है। तो यही था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी, और कुछ कहानी नहीं थी इसके ऊपर। सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा लगा होगा वो कार्बोकैटायन को या कार्बन आयन को ये स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज करने में काम आते हैं। उनका काम यही होता है इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना वाया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ओके, तो अब ये हो गया। सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड इफेक्ट जो है मेरे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, आपके एग्जाम में, और यही हमें करना है। क्या है इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। जिस तरह से मैंने इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी, इसी तरह से मैं इसमें भी एक ऐसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो उसमें काम आएगी आपके एग्जाम में, जो आपको पता लगेगी, डेफिनेशन भी होगी और इसका फंक्शन भी होगा, वो दोनों एक मैं समझा देता हूँ आपको। तो इसमें क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखने को मिलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में देखने को मिलता है कि इसमें क्या है कि सिंपल लिखता हूँ, सी अल्फा एन एच अल्फा
देखिए सी अल्फा एंड एच अल्फा, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये पॉइंट्स को लिखना अच्छे से, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, सी अल्फा और एच अल्फा की जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कन्वर्ट्स इनटू सी अल्फा एंड सी पॉजिटिव, जो भी हमारे पास कार्बोकैटायन था, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या बन जाते हैं, वो उसके पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही एक इसकी लाइन है कि अभी इसको अप्लाई करते हैं कि सी अल्फा और एच अल्फा के जो हाइड्रोजन और जो बॉन्ड है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके बीच में, सी अल्फा और पॉजिटिव वाले, भी बताते हैं कैसे होता है ये, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसको समझिए कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बताया था कि इंडक्टिव फैक्ट के अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव फैक्ट 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। दिस इज फॉर प्लस आई फैक्ट की वजह से होता है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होगा। अभी उसको देखना, हम बच्चे वही गलती करते हैं आपकी, यहाँ पे कैसे गलती होती है देखिए। यहाँ पर एच रखें, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ये है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको बताया क्या कि ये कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। चलो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे हम, कार्बन और निकाल दें यहीं से, ताकि आपको अल्फा बीटा कार्बन भी डिफाइन हो जाए, ठीक है, ओके। अब देखें, मैंने क्या कहा, जो कार्बोकैटायन के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो क्या होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इसके नेक्स्ट वाला, ये भी क्या है मेरे पास, अल्फा कार्बन। यहाँ तो अल्फा कार्बन है नहीं, और जो उससे नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, बीटा कार्बन होता है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट होगा गामा कार्बन होगा। तो यहाँ पर क्या है देखिए, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब जब ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन का भी जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, यही होगा, ठीक है। अब देखिए कि मैंने क्या बताया यहाँ पे, सी अल्फा एंड एच अल्फा, जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सी अल्फा एंड पॉजिटिव के पाई बॉन्ड में, यानी कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। तो इसका एक जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा मुझे, वो कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, इसी वाले में ये हो गया मेरा पाई बॉन्ड आ गया, दिस इज माय पाई बॉन्ड, और वो H प्लस की फॉर्म में स्ट्रक्चर में पड़ा रही है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इधर CH3, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर क्या है H। देखिए अब क्या हुआ, ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज था ये क्या हो गया, खत्म हो गया, वैनिश हो गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मेरे पास पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड में, ये है मेरा सिग्मा बॉन्ड, ये है मेरा पाई बॉन्ड। तो जो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, मेरे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गए। अब एक बात बताइए मुझे, अगर ये ऐसा कर सकता है तो ये भी ऐसा कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और ये भी कर सकता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उसकी उतनी ज़्यादा क्या होंगी, मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगी, और जिसकी जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगी वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो हमें क्या करना होता है कि अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने होते हैं, किसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ज़्यादा मेरा स्टेबल कार्बोकैटायन है, जिसके पास नहीं। तो इस तरह से हम हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आपको ये सब ड्रॉ नहीं करनी होती, 11th में आपको ड्रॉ करनी होती है, लेकिन जो हम नीट PMT JEE मेंस JRF नेट वगैरह देंगे तो उसके अंदर हम क्या है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, स्टेबिलिटी बता दो।
इंडक्टिव फैक्ट को बच्चे देखते हैं और वहाँ गलती करते हैं। अब ये किससे क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, तब आपको और भी समझ में आ जाएगा। अब ये चीज़ समझ में आई कि किस तरह से काम करता है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बस टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो जब मेरे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं और अगर मैं दूसरा कोई मॉलिक्यूल लूँ जिसके अंदर 4 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो मैं क्या बोलूँगा, विच इज़ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस इज माई मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ऐसे स्टेबिलिटी फैक्टर्स को हम इसमें डिफाइन करते हैं। बस एक क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं और अच्छे से। मैंने ऊपर लिखा उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि प्लस आई फैक्टर होता है। अभी देखिए मैं बोन लाइन फार्मूला भी यूज़ करूँगा इसके अंदर। बोन लाइन फार्मूला आपको पता है क्या होता है, बोन लाइन फार्मूला, उसी को यूज़ करके मैं आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बना दिया, दिस इज माई बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, कार्बन, यहाँ पर भी क्या है कार्बन, यहाँ पर भी क्या है कार्बन, ठीक है। और उनके ऊपर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मेरे पास है हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर पॉजिटिव है तो एक हाइड्रोजन कम है, सॉरी एक पॉजिटिव है ना, सो यानी कि एक हाइड्रोजन वहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी कि ये है हमारे पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या है मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन किसमें, प्रोपेन में, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आप ही के आगे। ये ले लिया मैंने, यहाँ पर भी इसको क्या कर दिया, कार्बोकेटाइन बना दिया इसको, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ओके। अब मैंने क्या कहा था सबसे पहले, अब देखो अगर मैं बात करूं तो ये मेरे कितना डिग्री है, ये मेरा 2 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन अटैच है इस कार्बन से, इस कार्बन से, यानी कि 2 डिग्री है। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, डायरेक्ट 3 के साथ अटैच है। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 3 डिग्री हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट तो यही बोलेगा ना कि इसको 3 जगह से प्लस आई मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट और यहाँ से भी क्या मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, 3 जगह से मिल रहा है। तो दिस इज मोर, यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 जगह से प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट ओनली 2, यहाँ से यहाँ से। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो हम उसको बोल देंगे कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। बट मैंने क्या कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट कभी भी, आप देखो एक चीज नोटिस करो, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कितना भी कर रहा हूँ, हमने कितना ही पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना है, लेकिन कभी भी इसका पॉजिटिव चार्ज जो है उसे खत्म नहीं कर रहा है वो। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कर रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन उसे खुद प्रोवाइड कर रहा था कि ले तो मेरा हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन तो अपना पॉजिटिव चार्ज को कैसे खत्म कर। अभी मैं इनकी आपको इफेक्ट्स पावर्स बताऊंगा कितनी किसी पावर होती है। तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम पहले प्रेफरेंस देंगे, किसके अकॉर्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट के। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज क्या कर देता था, वैनिश कर देता था, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट कभी नहीं कर पाएगा। तो अब बस सिंपल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने, ये 1 2 3 1 2 3 है, वो तो नहीं है कि वो तो खुद के ऊपर हाइड्रोजन है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 क्या है अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है मुझे। तो यहाँ पहली बात तो ये डिफाइन करो कि अल्फा कार्बन कौन सा है, 1 2 3, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। तो यही हो गया मेरा अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा, बस एक ही तो हाइड्रोजन है यहाँ, बाकी सब तो कार्बन कार्बन। यानी कि इसके पास टोटल कितने हैं, मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बस अब हमें तो पता ही है विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस वन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम पे, हमें पता होना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही फैक्टर को डिफाइन करके नहीं चल सकते, कि सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट को देख के काम नहीं कर सकते, हमें सारे देखने पड़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ कि क्या है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल किसी चीज़ को करता है तो वो काम करता है एरोमेटिसिटी, उसके बाद आता है रेजोनेंस, उसके बाद आता है ये, फिर ये, फिर ये। तो सबसे काम ये करता है। तो इनका ऑर्डर है, इसको ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं, मैंने ऑर्डर में ही लिखा, आप इसको लिख लेना। अब कहीं भी कोई भी कंपाउंड है, अगर वो एरोमेटिसिटी से क्या हो रहा है, अभी पढ़ेंगे इनको आगे कि एरोमेटिसिटी में अगर वो स्टेबलाइज हो रहा है, हमें कोई भी इफेक्ट है। अभी मैंने आपको 2 इफेक्ट समझाए कैसे देखने हैं,
मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट ऑन एरोमेटिसिटी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे हम देखते हैं उनको। तो ये क्या है कि हमें कोई भी इफेक्ट लग रहा है किसी भी दो स्पीसीज में A प्लस B जो रिएक्शन हो रही थी यहाँ पे मेजर माइनर था। अब हम देखेंगे कि ये जो मेजर था जो स्टेबल था जिसको हम स्टेबल बोल रहे थे इसके अंदर इन सभी इफेक्ट्स को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मेजर माइनर ना लिखूँ हटा दी मैंने, अब मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूँ तो जो भी इफेक्ट मेरा यहाँ पे डोमिनेशन होगा इन दोनों में मैं उसको क्या बोलता हूँ दिस इज माई मेजर इफेक्ट, दिस इज माई मेजर अनदर वन इज माई क्या हो जाएगा मेरा माइनर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या देखते हैं किसी की भी स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम इन इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअली में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता क्या है, उसके बाद इनकी पावर कितनी है, कहीं भी दो स्पीसीज में हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम कर रहा है और मेसोमेरिक भी काम कर रहा है तो हम मेसोमेरिक को पहले प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, कोई दो स्पीसीज है कोई A और B है, एक में हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, चलो मैं थोड़ा एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोई स्पीसीज मेरे पास A है और है एक B है। ठीक है, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई करूँगा। तो जैसे इसके अंदर मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है मेरे पास रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। कोई भी एक या दो कोई बड़ी एरोमेटिसिटी हो रहा है, जो सिंपल मैंने एक लिख दिया एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज हो रहा है तो मेरा ये वाला क्या हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा इस ए वाले से। तो ये सब चीज़ें लेकिन अभी हमें पता नहीं है ना कि ये बाकी इफेक्ट्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे कि एक्चुअली में आज हमने क्या सीखने को मिला। हमें एक्चुअली हमें ये पता लगा कि एक्चुअली रिएक्शन क्यों हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंसेस पे, और यहीं से मैंने आपको बताया कि इफेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास वो किस तरह से काम करते हैं। कि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आज हमने डिस्कस किया। हम नेक्स्ट वीडियो में मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और एरोमेटिसिटी इफेक्ट भी करेंगे, उनके साथ साथ उसके क्वेश्चन करेंगे कैसे वो अप्लाई करते हैं कैसे करते हैं। और नेक्स्ट ही वीडियो में मैं आपको डिफाइन करूंगा क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम इसको पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन करूँगा कि कोई क्यों बन जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और कोई क्यों बन जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहले तो क्यों बन जाता है वाई, उसके बाद उनके इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की मेरी इतनी ही थी वीडियो आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।